जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK स्टडी सेंटर 2.0 में। आज हम अपना नया टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करेंगे। आज हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी यह क्लास। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जिसे हिंदी में श्वसन तंत्र कहते हैं। दोस्तों, श्वसन के पीछे तंत्र जुड़ते ही हमें समझ लेना है कि श्वसन तंत्र में वह सभी अंग आएंगे जो हमारी श्वसन में मदद करते हैं, यानी श्वास लेने में मदद करते हैं। अब जिस भी चीज के पीछे तंत्र जुड़ जाता है, उसका तात्पर्य ये होता है कि वह अकेला नहीं है, उसकी मदद करने वाले बहुत है। जैसे कंप्यूटर के पीछे जुड़ा हुआ होता है कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम का तात्पर्य ये होता है कि जैसे उसके अंदर माउस, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड सभी अलग अलग है। तो उसी प्रकार श्वसन तंत्र के अंदर श्वसन में काम आने वाले सभी अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? श्वसन तंत्र का। तो इस श्वसन तंत्र के अंदर अपन सबसे पहले श्वसन की परिभाषा देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन की क्या परिभाषा होगी दोस्तों? वे सभी क्रियाएं जो ऑक्सीकरण द्वारा खाद्य पदार्थों से रासायनिक ऊर्जा मुक्त करने से संबंधित होती है। श्वसन कहलाती है। यानी दोस्तों, ऐसी सभी क्रियाएं जो क्या करती है? ऑक्सीकरण द्वारा क्या करती है? खाद्य पदार्थों द्वारा रासायनिक ऊर्जा मुक्त करती है। रासायनिक ऊर्जा का तात्पर्य है कि ATP का निर्माण करती है। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो रासायनिक ऊर्जा मुक्त करने से संबंधित होती है, वह सभी क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। अब श्वसन के अंदर सबसे पहले आता है अपने ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को हिंदी में अपन श्वास बोलते हैं। श्वास या इसे अपन श्वास या सांस लेना भी कह सकते हैं। अब ब्रीथिंग में क्या होता है दोस्तों? ब्रीथिंग में अपन दो प्रकार से करते हैं। एक बार तो अपन क्या करते हैं? सांस को अंदर लेते हैं और एक बार श्वास को बाहर छोड़ते हैं। तो यह दो प्रकार का हो जाएगा। एक तो होगा इनहेलेशन, जिसे अपन हिंदी में कहेंगे निःश्वसन। दूसरा होगा एक्सहेलेशन, इसे अपन कहेंगे निःश्वसन। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो, निह के दो बिंदु लगाते ही ये बन गया निःश्वसन, जिसे अपन कहेंगे एक्सहेलेशन, और निःश्वसन में होगा इनहेलेशन। यानी अब आप इसमें ऐसे समझ सकते हो, जैसे इनहेलेशन में इन यानी अंदर, और एक्सहेलेशन में मतलब आउट यानी बाहर।
यानी श्वास को अंदर लेना तो कहलाता है इनहेलेशन और श्वास को बाहर छोड़ना कहलाता है एक्सहेलेशन। तो आप इसमें नीचे लिख लीजिए, श्वास को अंदर लेना, ये प्रक्रिया तो कहलाएगी आपकी इनहेलेशन, और श्वास बाहर छोड़ना कहलाएगी आपकी एक्सहेलेशन। तो देखो ब्रीथिंग में क्या होता है दोस्तों, जब भी ब्रीथिंग करते हैं यानी श्वास लेते हैं तो अपन श्वास में क्या ग्रहण करेंगे, यानी हमारे चारों तरफ क्या है, वायु है, तो अपन उस वायु को ग्रहण करेंगे, ना कि ऑक्सीजन को। यानी जैसे बोलते हैं ना, सजीव क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अपन ऑक्सीजन नहीं लेते दोस्तों, अपन लेते हैं वायु। तो वायु के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी गैसें उपस्थित होती है। तो मुख्य रूप से जैसे अपन N2 यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लेंगे 78%, यानी अपन ने नाइट्रोजन ली वायु के अंदर 78%, और इसको बाहर कितना छोड़ेंगे, N2 छोड़ेंगे 78%, यानी जितना लिया उतना ही इसको वापस छोड़ देंगे। फिर अपने आता है O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें है 21%, तो अपन इसको क्या करते हैं, लेते हैं 21% लेते हैं, लेकिन श्वसन की प्रक्रिया के अंदर 4% ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाती है, यानी प्रयोग में आ जाती है, और फेफड़े कह देते हैं हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तो यह क्या करते हैं, 4% नहीं छोड़ते और 17% क्या करते हैं, वापस छोड़ देते हैं। अब अपन बात करते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यह है 0.03%। तो देखो 0.03% अपन इसको ग्रहण करते हैं, लेकिन छोड़ते कितनी है, छोड़ते हैं ये जो 4% यहाँ ऑक्सीजन को कम किया, वो 4% आप क्या करो CO2 में ऐड कर दो, तो अपन छोड़ेंगे 4.03%, या इसको अपन 4.06 भी बोल सकते हैं, यानी 4% के लगभग अपन CO2 छोड़ते हैं। तो जब भी अपन क्या करते हैं, श्वास अंदर लेते हैं तो नाइट्रोजन लेते हैं 78%, और जितनी लेते हैं उतनी ही छोड़ देते हैं वापस, यानी 78% अपन ने वापस छोड़ दी। अब अपन वापस क्या करते हैं, जैसे अपन ने वायु में ली ऑक्सीजन, तो वो लेंगे 21% लेंगे, लेकिन जैसे ही श्वसन की क्रिया होगी तो उसमें 4% ऑक्सीजन काम आ जाएगी, तो 4% फेफड़े वापस नहीं छोड़ते, और 17% ऑक्सीजन क्या करते हैं, वापस छोड़ देते हैं। अब बात आती है CO2 की, तो CO2 ग्रहण करते हैं 0.03%, तो वापस कितनी छोड़ते हैं, 4.03%। यह है श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों श्वसन अंग की, यानी अपन श्वास लेते कैसे हैं, श्वास किस से लेते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, यानी मुंह और नाक द्वारा? नहीं दोस्तों, मुंह और नाक तो एक द्वार है श्वास ग्रहण करने का, हम श्वास लेते हैं फेफड़ों द्वारा। यानी हम बात करते हैं श्वसन अंग की, श्वसन अंग, रेस्पिरेशन ऑर्गन। रेस्पिरेशन ऑर्गन। अब अलग अलग प्राणियों में हम अलग अलग बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले आता है मैमल्स, या अपन कशेरुकी बोल सकते हैं, कशेरुकी या स्तनधारी। उन सभी में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा, फेफड़ों द्वारा। यानी कशेरुकी में मानव भी आता है, स्तनधारी में भी मानव आता है, फीमेल और मेल दोनों ही स्तनधारी प्राणी है, और जितने भी कशेरुकी है वो श्वास लेंगे फेफड़ों द्वारा। अब अपन दूसरी बात करते हैं
जो जलीय जीव है, जलीय जीव उदाहरण के लिए मछली मान लो, मछली ये श्वसन की क्रिया करेगी गिल्स, गिल्स को अपन गलफड़ बोल सकते हैं, गलफड़ यानी गिल्स के द्वारा श्वसन करेगी, जिसे अपन गलफड़ बोल सकते हैं। तीसरा है आपके मेंढक। मेंढक की बात करते हैं तो दोस्तों मेंढक 3 तरीके से श्वसन करता है। कितने तरीके से श्वसन करता है? 3 तरीके से। जैसे पहली बात करते हैं, जब यह क्या होता है, टेडपोल लार्वा अवस्था में होता है, टेडपोल, इसके लार्वा को टेडपोल बोला जाता है। यह जब छोटा होता है तो मछली के समान दिखाई देता है। दोस्तों हमने तो बचपन में मछली के भरोसे इसको पकड़ के ले आए थे, तो देखो बाद में पता चला, जब बड़ा हुआ तब पता चला कि ये तो मेंढक है, मछली नहीं। तो यह जब छोटा होता है तब मछली के समान दिखाई देता है, जिसको अपन टेडपोल बोलते हैं। तब यह श्वसन करता है गिल्स द्वारा, यानी गलफड़ द्वारा, ठीक है। अब जब यह वयस्क अवस्था में आ जाता है, वयस्क अवस्था में आ गया, तब यह श्वसन करेगा भूमि पर, तो करेगा भूमि पर यानी स्थल पर। जब यह भूमि के ऊपर रहेगा तब तो यह करेगा फेफड़ों द्वारा, फेफड़ों द्वारा। और जब यह भूमिगत होगा, भूमिगत, यह होती है निष्क्रिय अवस्था इसकी, निष्क्रिय अवस्था। यानी निष्क्रिय अवस्था में यह भूमिगत यानी भूमि के अंदर चला जाता है और वहीं अपना जो जीवन है वो व्यापन करता है। तो भूमिगत जब होता है तब यह करता है त्वचा के द्वारा, त्वचा के द्वारा। यानी मेंढक में 3 तरीके से श्वसन होता है। टेडपोल अवस्था में तो गिल्स गलफड़ द्वारा श्वसन होता है, और जब वयस्क अवस्था में आ जाता है तब अगर भूमि के ऊपर होता है तब तो होता है फेफड़ों द्वारा, और अगर पानी में रहेगा तो होगा गिल्स द्वारा। और निष्क्रिय अवस्था में यानी ये भूमिगत यानी भूमि के नीचे चला गया तो यह करेगा त्वचा के द्वारा, संपूर्ण त्वचा के द्वारा श्वसन करने लग जाता है, क्योंकि जमीन के नीचे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अब अपन चौथी बात करते हैं पेड़ पौधों की। पेड़ पौधों की तो यह करते हैं वातरंध्र द्वारा, वातरंध्र द्वारा। वातरंध्र द्वारा मतलब जैसे पत्तियों के ऊपर क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, रंध्र बोलते हैं छिद्र को। तो वातरंध्र का मतलब होता है कि हवा के लिए जो छिद्र बने हुए होते हैं पत्तियों के ऊपर, उसके द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। अब अपन बात करते हैं छोटे कीटों की। कीट जितने भी इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट क्या करते हैं दोस्तों, इंसेक्ट श्वास लेते हैं श्वास नली द्वारा, श्वास नली द्वारा। यानी इनके ट्रेकिया यानी ट्रेकिया के अंदर यहाँ पे छिद्र होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो श्वसन अंग है वो फेफड़े हैं, ना कि नाक और मुंह। अगर नाक और मुंह को बंद कर देंगे और हमारे यहाँ पे अगर छेद कर दिया जाए तो अपन यहाँ से भी श्वास ले सकते हैं। नाक और मुंह तो केवल एक द्वार है जो वायु अपन को अंदर ले जाने में और बाहर छोड़ने में मदद करते हैं। अगर हमारे नाक और मुंह बंद कर दे और यहाँ पे अगर एक छेद कर दे ट्रेकिया में, तो हम यहाँ से भी श्वास ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा होता है दोस्तों कॉकरोच के अंदर। यानी जो कॉकरोच आपने देखा होगा अपने किचन में, घरों में इधर उधर भागता रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके शरीर के निचले हिस्से में एक छिद्र होता है, श्वास नली के अंदर छिद्र होता है। तभी तो दोस्तों एक तथ्यात्मक बात है कि कॉकरोच 15 दिन तक या 11 दिन से 15 दिन तक वह
उसकी गर्दन कटने के बाद भी जीवित रह जाता है। तो यही कारण होता है दोस्तों, अगर उसकी गर्दन कट भी जाती है तो वह क्या करता है, अपनी श्वास नली द्वारा श्वसन की क्रिया कर लेता है। अब उसकी मौत 11 से 15 दिन बाद किससे हो जाती है, क्योंकि उसकी गर्दन कट चुकी है इसलिए वह भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। वह श्वसन की क्रिया तो कर लेगा लेकिन उसको भोजन प्राप्त नहीं होगा, तो वह भूख के कारण क्या होता है, मर जाता है। तो दोस्तों यह कुछ जीव है जो अपने इन अंगों द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। जैसे अपन वापस रिपीट कर लेते हैं, जितने भी कशेरुकी प्राणी होते हैं वो किसके द्वारा श्वसन करते हैं, फेफड़ों द्वारा। और जितने भी जलीय जीव है वो क्या करेंगे, गिल्स यानी गलफड़ द्वारा श्वसन करेंगे। और जैसे मेंढक है वो क्या करेगा, टेडपोल में तो गिल्स द्वारा, और वयस्क में भूमि पर तो रहेगा तब तो करेगा फेफड़ों द्वारा, और निष्क्रिय अवस्था में अगर भूमिगत रहेगा तो वह करेगा त्वचा के द्वारा। और पेड़ पौधे करते हैं वातरंध्र द्वारा, और कीट करते हैं श्वास नली द्वारा। और एक बात करते हैं दोस्तों बिच्छू की। बिच्छू श्वास करता है बुक लंग्स द्वारा, बुक लंग्स द्वारा। तो अब हमें इन सभी जीवों के बारे में तो पढ़ना नहीं है, अपन मुख्य रूप से देखेंगे मानव के बारे में, यानी कशेरुकी प्राणी जिसे अपन मानव कह सकते हैं। मुख्य रूप से मानव के अंदर अपन श्वसन पढ़ेंगे। तो आज अपन देखते हैं कि मानव के अंदर कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं। तो अपन इसको साफ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव में श्वसन अंग। मानव में श्वसन या मानव में श्वसन अंग, आज केवल अंगों के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं। जैसे अपन श्वास कहां से लेते हैं, वायु कहां से लेते हैं, एक तो प्राथमिक अंग है अपना नाक, और द्वितीय अंग है मुंह, यानी कई बार नाक बंद होती है तो मुंह द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन वायु ग्रहण करते हैं नासा छिद्रों द्वारा, ठीक है। फिर यहाँ पे वायु आती है नास कपाट द्वारा, ठीक है, इसको नासा द्वार भी बोल सकते हैं। नासा द्वार से वायु जाती है अपने यहाँ, जिसको अपन बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी से वायु जाती है अपनी यहाँ, यानी यहाँ अपने आता है फेरिंग्स, जिसको बोलते हैं स्वर यंत्र। यानी आप देखो दोस्तों, अपने शरीर पे कहीं पे भी मार के देख लो, अपनी आवाज में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन आप यहाँ पे मारोगे तो आपकी आवाज में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। यानी हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्वर यंत्र, जो हमारे स्वर उच्चारण में मदद करता है। फिर यहाँ से वायु जाएगी आपके ट्रेकिया, यानी यहाँ श्वास नली में। श्वास नली क्या होती है, फिर दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसे अपन ब्रोंकाई बोलते हैं, श्वसनी, ठीक है, श्वसनी बोलते हैं ब्रोंकाई। फिर वह श्वसनी आगे चलकर बढ़ जाती है श्वसनिकाओं में, जिसे ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ब्रोंकियोल्स के बाद आती है अपने एल्वेली। एल्वेली होती है कुपिकाओं जैसी संरचनाएं होती है, जिसके अंदर हवा भरती है, और यह संरचना होती है फेफड़ों के अंदर। और अगर अपन मांसपेशीय श्वसन अंग की बात करें तो वह होगा अपना डायफ्राम। तो देखो अब अपन तीन तरह के अंगों की बात करेंगे। पहले तो है ऊपरी श्वसन अंग। ऊपरी श्वसन अंग, इसमें अपने आता है पहला तो नासा छिद्र, जिसे अपन नाक बोल सकते हैं, नासा छिद्र, नासा कपाट, ठीक है, ये तो है अपने नाक के। अब ये तो है प्राथमिक अंग। द्वितीय अंग जैसे मुंह द्वारा भी अपन श्वसन करते हैं, तो मुंह भी ऊपरी श्वसन में आ जाएगा। यह है द्वितीय अंग। यानी अगर अपन
नाक द्वारा श्वसन नहीं करेंगे तो अपन किसके द्वारा करेंगे? मुंह द्वारा। अब अपन आगे चलते हैं, इसी के अंदर आता है दोस्तों ऊपरी श्वसन तंत्र में ग्रसनी। ठीक है, अब ग्रसनी, अब उसके बाद देखिए निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र के अंदर आपका आता है, ग्रसनी के बाद आता है आपका स्वर यंत्र। स्वर यंत्र को बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स, PHARYNX, फेरिंग्स। और इसको बोलते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स, इसको माउथ और इसको अपन नाक को बोलते हैं नोज। तो स्वर यंत्र फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के बाद आएगा आपके, फेरिंग्स से सीधा श्वास कहाँ जाएगा? यहाँ में, यहाँ है अपने श्वास नली। श्वास नली जिसको बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया। और अगला बात करते हैं अपन, श्वास नली से आगे श्वास कहाँ जाएगा? दो हिस्सों में बटेगा जिसको अपन बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई इंग्लिश में ब्रोंकाई, या अपन इसको बोल सकते हैं हिंदी में श्वसनी। श्वसनी। और इसके बाद जो अंग आता है उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल जिसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ब्रोंकियोल्स में हिंदी में इसको बोलेंगे श्वसनिका। श्वसनिका। अब यहाँ पे ये जो ब्रोंकियोल, इसके बाद आता है एल्वोली। एल्वोली को हिंदी में भी एल्वोली बोलते हैं, एल्वोली, या इंग्लिश में भी इसको एल्वोली बोलते हैं। अब ये संरचना है जो होती है फेफड़ों में, तो अब यहाँ पे अपन फेफड़े भी लिख सकते हैं। ये सारी संरचना अपन फेफड़े में पढ़ते हैं। एल्वोली भी फेफड़े में होती है, ब्रोंकियोल भी। ब्रोंकियोल जब आगे जाके फेफड़ों की शुरुआत होती है ब्रोंकियोल से। अब फेफड़े, अब अपन बात करते हैं मांसपेशीय अंग की। यह तो है ऊपरी श्वसन अंग, यह है निचला श्वसन अंग बोल सकते हैं, या आप इसको तंत्र लिख दिया मैंने, यहाँ पे इसको अंग बोल सकते हैं या तंत्र भी बोल सकते हैं। अब अपने मांसपेशीय अंग की, मांसपेशीय अंग होता है दोस्तों डायफ्राम। डायफ्राम पे जो फेफड़े हैं उनको संकुचन में मदद करता है, यानी फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है। यानी हमारे फेफड़े जैसे ही अपन श्वास को अंदर खींचते हैं ऐसे, तो यहाँ से फूल जाते हैं, और जैसे ही वापस श्वास को छोड़ते हैं तो वापस सिकुड़ जाते हैं। तो यह मांसपेशीय अंग क्या करता है? डायफ्राम फेफड़ों को फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है। तो अब हम अगली कक्षा में इन्हीं अंगों में से मुख्य अंगों को पढ़ेंगे, जैसे मुख्य श्वसन अंगों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।